हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे सामाजिक अनुसंधान के बारे में। तो जो आधुनिक युग है उसकी एक मौलिक विशेषता यह है कि ये हमेशा गतिशील है। अर्थात गतिशीलता आधुनिक युग की एक मौलिक व्यवस्था के रूप में हम लेते हैं। और जैसे जैसे विकास होता रहता है, जैसे समाज आगे बढ़ता है, उसी प्रकार से हमारी मूल्यों, हमारी मान्यताओं में भी परिवर्तन होता है। आधुनिक युग की अगर हम बात करें तो हम इनमें दो शब्दों को महत्वपूर्ण रखते हैं। उनमें एक तो है अनुसंधान और दूसरा है विज्ञान। जब भी बात आती है कि जो समाज है, जो सभ्यता है, कैसे विकसित हुई, कैसे हम अभी इतना विकास कर पाए हैं, तो इसके पहियों के रूप में हम लेते हैं अनुसंधान और विज्ञान को। सामाजिक अनुसंधान जैसे कि नाम से स्पष्ट है, दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है सामाजिक और दूसरा है अनुसंधान। रेडमैन और मेरी ने इस बारे में कहा है कि नवीन ज्ञान की प्राप्ति हेतु व्यवस्थित प्रयत्न को हम अनुसंधान कहते हैं। और मनुष्य की ये सबसे बड़ी विशेषता होती है कि वह जो भी इस संसार में नई नई चीज़ें होती हैं या फिर कोई भी जो रहस्य हैं उनको जानने की हमेशा उसमें प्रयत्नशील रहता है, उसमें हमेशा जिज्ञासा रहती है। तो सामाजिक जीवन के बारे में जब नवीन तथ्यों को हम जानेंगे तो हम यहाँ पर कहेंगे कि हम सामाजिक अनुसंधान कर रहे हैं। इस विषय में अनेक विद्वानों ने भी अपने परिभाषाएं दी हैं। बोगार्डस कहते हैं कि सामाजिक अनुसंधान साथ साथ रहने वाले व्यक्तियों के जीवन में क्रियाशील अंतर्निहित प्रक्रियाओं की जानकारी प्राप्त करना ही सामाजिक अनुसंधान है। मतलब कि जो भी लोग इस समाज में रह रहे हैं वो कौन कौन सी अंतःक्रियाएं कर रहे हैं, एक दूसरे से किस प्रकार से इंटरेक्शन कर रहे हैं, उन प्रक्रियाओं की अगर हम जानकारी प्राप्त करते हैं तो हम कह रहे हैं कि हम वहाँ पर सामाजिक अनुसंधान कर रहे हैं। मोजर के अनुसार व्यवस्थित जानकारी जो सामाजिक घटनाओं और समस्याओं के संबंध में की जाती है सामाजिक अनुसंधान कहलाती है। तो सामाजिक अनुसंधान का हमने दूसरी विशेषता देख ली कि इसमें हम चीज़ों को व्यवस्थित तरीके से देखते हैं और इसमें हम सामाजिक घटनाओं और समस्याओं के कारक संबंध को भी देखते हैं। यंग के अनुसार सामाजिक तथ्य की परस्पर संबंधित प्रक्रियाओं की विधिवत खोज और विश्लेषण सामाजिक अनुसंधान है। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि सिस्टमेटिक तरीके से जब हम किसी भी घटना के बारे में, किसी भी सामाजिक तथ्य के बारे में, उसकी परस्पर क्रियाओं के बारे में अगर हम अध्ययन करते हैं तो हम कहते हैं कि हम सामाजिक अनुसंधान करते हैं। समाज विज्ञान कोष के अनुसार अनुसंधान वस्तुओं, अवधारणाओं तथा प्रतीकों आदि को कुशलतापूर्वक व्यवस्थित करता है, जिसका उद्देश्य सामान्यीकरण द्वारा ज्ञान का विकास, परिमार्जन और सत्यापन होता है। तो हम अनुसंधान के द्वारा नई नई अवधारणाएं देते हैं, पुरानी अवधारणाओं को वेरीफाई करते हैं। इसके अलावा हम उनका सामान्यीकरण करते हैं, उसका परिमार्जन करते हैं, जहाँ पर भी जो त्रुटियाँ हैं उसको दूर करने का प्रयास करते हैं, और जिससे कि वह ज्ञान व्यवहार में सहायक होता है और कला में भी सहायक होता है। कुक के अनुसार किसी समस्या के संदर्भ में ईमानदारी, विस्तार तथा बुद्धिमानी से तथ्यों, उनके अर्थ तथा उपयोगिता की खोज करना ही अनुसंधान है। क्रोफोर्ड कहते हैं कि अनुसंधान की समस्या के अच्छे समाधान के लिए क्रमबद्ध तथा विशुद्ध चिंतन एवं विशिष्ट उपकरणों के प्रयोग की एक खोज है। मुंद्रो के अनुसार अनुसंधान उन समस्याओं के अध्ययन की एक विधि है जिन्हें अपूर्ण अथवा पूर्ण समाधान तथ्यों के आधार पर ढूंढना है। हिटने के अनुसार सामाजिक अनुसंधान में मानव समूहों के संबंधों का अध्ययन होता है। तो हमने इन सारी परिभाषाओं को देखा, तो इन परिभाषाओं के आधार पर हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सामाजिक अनुसंधान जब भी हम, तो पहली बात तो हम यहाँ पर जो मनुष्य हैं, जिस समाज में हम रह रहे हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। दूसरी चीज़ कि हम जो सामाजिक घटनाओं का जो अध्ययन करते हैं वह एक व्यवस्थित तरीके से उनका अध्ययन करते हैं, उनके कार्यक्रम संबंधों को हम निकालते हैं, और इसके अलावा किसी भी समस्या के समाधान के लिए हम सामाजिक अनुसंधान का प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं सामाजिक अनुसंधान की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। पहली इसकी विशेषता है, यह सामाजिक जीवन से संबंधित होता है। क्योंकि यह सामाजिक जीवन के समस्त पहलुओं का अध्ययन करता है, इसलिए हम कहते हैं कि यह सामाजिक जीवन से संबंधित होता है। दूसरा, सामाजिक घटनाओं को संचालित करने वाले कारकों की खोज। तो जो भी हमारी सामाजिक घटनाएं होती हैं वो नियम विहीन न होकर किसी न किसी रूप में किसी पैटर्न को फॉलो कर रही होती हैं। तो उन पैटर्न्स को हमको खोज करना सामाजिक अनुसंधान की एक विशेषता है। नवीन और प्राचीन तथ्यों की खोज। तो सामाजिक अनुसंधान में नवीन तथ्यों की खोज की जाती है, साथ में साथ जो प्राचीन तथ्य है, अगर हम बात करें ऐतिहासिक शोध की, तो हम वहाँ पर देखते हैं कि अगर कोई खंडहर है तो वहाँ पर किस प्रकार से उसका आर्किटेक्चर रहा होगा, किस प्रकार की उस समय की रहन सहन रहा होगा, किस प्रकार की तब की संस्कृति रही होगी। जो भी हमको पुरा लेख मिलते हैं, ताम्रपत्र मिलते हैं, तो उसके माध्यम से वो जानने का प्रयास करते हैं। तो प्राचीन तथ्यों के साथ साथ हम नवीन तथ्यों को भी जानने का एक प्रयास करते हैं, किसके माध्यम से? सामाजिक शोध के माध्यम से या सामाजिक अनुसंधान के माध्यम से। इसके अलावा सामाजिक घटनाओं पर नियंत्रण। तो सामाजिक अनुसंधान के द्वारा सामाजिक घटनाओं पर नियंत्रण रखा जाता है। इसके द्वारा ये बताया जाता है कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे कि समाज विघटन की ओर मुड़ जाता है, तो उन कारकों की खोज भी सामाजिक अनुसंधान के द्वारा की जाती है। अगली हम विशेषता देखते हैं सामाजिक
अनुसंधान की या सामाजिक शोध की, तो ये होती है पारस्परिक संबंधों की खोज। समाज में अनेक ऐसी घटनाएं होती हैं जो कि हमको दिख रही होती हैं कि उसके लिए सिर्फ वही घटना जिम्मेदार है, लेकिन हमको उनके अंतर संबंधित कारकों की जब खोज करनी होती है तो हम प्रयोग करते हैं सामाजिक अनुसंधान का। अगला है सामाजिक नियमों का पता लगाना। सामाजिक अनुसंधान की यह विशेषता है कि इसके द्वारा हम सामाजिक जीवन के सामान्य नियमों की खोज करते हैं, सामान्य नियमों का निर्माण करते हैं, जिसके कारण हम यह जान सकें कि कोई घटना क्यों हो रही है, उसके पीछे के क्या कारण हैं। अब देखते हैं सामाजिक अनुसंधान के प्रकार। तो सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति और विषय सामग्री को देखते हुए हम सामाजिक अनुसंधान के अनेक प्रकारों को देख सकते हैं। पहला तो है मौलिक अनुसंधान। इसको हम प्योर रिसर्च, बेसिक रिसर्च या फिर शुद्ध अनुसंधान कहते हैं। यह वह अनुसंधान है जबकि हम जो भी सामाजिक घटनाएं हो रही हैं, सामाजिक जीवन पे जो घटनाएं हो रही हैं, उसके पीछे कौन से नियम कार्य कर रहे हैं, कौन सिद्धांत कार्य कर रहे हैं, उन सिद्धांतों की खोज करना है। मौलिक अनुसंधान का संपादन निम्न दो उद्देश्यों से किया जाता है। पहला तो उसमें होता है पूर्व स्थापित नियमों की जांच करना, और दूसरा सामाजिक जीवन और घटनाओं से संबंधित नवीन ज्ञान की खोज करना। तो बेसिकली हम नए ज्ञान की खोज करते हैं मौलिक अनुसंधान में। जो भी सामाजिक घटनाएं होती हैं, वो घटनाएं क्यों हो रही हैं, उसके पीछे के क्या कारण हैं, कौन कौन से उसके फैक्टर्स हैं, कौन कौन से उसके वेरिएबल्स हैं जिसके कारण वो घटनाएं हो रही हैं, तो उसके आधार पर हम कुछ सिद्धांत बनाते हैं, कुछ नियम बनाते हैं। तो इसी को कहा जाता है मौलिक अनुसंधान या फिर फंडामेंटल रिसर्च। इस प्रकार मौलिक अनुसंधान जहाँ एक और नवीन ज्ञान की खोज करता है, वहीं परिवर्तित सामाजिक परिस्थितियों में प्राचीन नियमों की सत्यता की भी जांच करता है, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का एक मौलिक नियम है। और जो सबसे मुख्य नियम है कि परिवर्तन हमेशा हर समाज में होता ही रहता है। कोई भी समाज ऐसा नहीं होता जो कि बिल्कुल ही स्थिर हो। तो जो भी उदाहरण के लिए बहुत पहले सामाजिक घटनाओं के प्रति, सामाजिक जो परिस्थितियों के प्रति कोई सिद्धांत दे दिया गया, लेकिन अभी क्या उसकी रेलिवेंसी है, क्या वही सिद्धांत अभी भी कार्य करता है, तो उसके बारे में भी हम अगर जान रहे हैं तो अभी हम कहते हैं कि हम मौलिक रिसर्च कर रहे हैं या फिर फंडामेंटल रिसर्च कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं व्यवहारिक अनुसंधान यानी कि अप्लाइड रिसर्च। मौलिक अनुसंधान सामाजिक जीवन के सैद्धांतिक पक्ष से संबंधित होता है। जब भी हम व्यवहारिक जीवन में, हमने देखा कि मौलिक जो फंडामेंटल रिसर्च है वो तो हमारा थ्योरेटिकल हमारा पक्ष होता है, लेकिन जब हम बात करेंगे व्यवहारिक अनुसंधान की यानी कि अप्लाइड रिसर्च की, तब हम बात करेंगे कि यह सामाजिक जीवन के व्यवहारिक पक्ष से संबंधित होता है। सामाजिक जीवन में कौन कौन सी समस्याएं हैं, उसे तात्कालिक रूप से किस प्रकार से समाप्त किया जा सकता है, उस समस्याओं का किस प्रकार से निराकरण किया जा सकता है। अगर हम इस चीज़ की बात करेंगे तो हम बात करेंगे व्यवहारिक अनुसंधान की। उदाहरण के रूप में किसी देश की, उदाहरण के लिए गरीबी की समस्या है, निर्धनता की समस्या है, तो उस पर अध्ययन करके उसका निवारण अगर हम कर रहे हैं तो हम कहेंगे अप्लाइड रिसर्च। और अप्लाइड रिसर्च का ही एक छोटा रूप हो जाता है जिसको कि हम बोलते हैं एक्शन रिसर्च, जहाँ पर हम छोटे स्तर पे व्यवहारिक समस्याओं का अगर निराकरण कर रहे हैं, उसका समाधान कर रहे हैं, तो वो है एक्शन रिसर्च। लेकिन अप्लाइड रिसर्च में थोड़ा सा जो एरिया है, थोड़ा सा पर्सपेक्टिव है, वो थोड़ा सा ब्रॉड हो जाता है। इसी विषय में श्रीमती यंग ने लिखा है कि ज्ञान की खोज का निश्चित संबंध लोगों की प्राथमिक आवश्यकता तथा कल्याण से होता है। तो कोई भी हम खोज करते हैं, कोई भी हम अनुसंधान करते हैं, तो उसका सीधा संबंध ये होता है कि लोगों की आवश्यकता पूर्ति हो, लोगों का हित हो, उसमें कल्याण हो और उनका जीवन और अच्छा हो सके। विज्ञान की यह मानता है कि समस्त ज्ञान सारभूत रूप से इस अर्थ से उपयोगी है कि वह एक सिद्धांत के निर्माण में या एक कला को व्यवहार में लाने में सहायक होता है। सिद्धांत और व्यवहार आगे चलकर बहुधा एक दूसरे से मिल जाते हैं। तो इसी पे एक प्रश्न आता है कि सिद्धांत और जो हमारे व्यवहार है वो क्या करते हैं, या फिर हम बात करें फैक्ट और थ्योरी के बारे में यानी कि तथ्यों और सिद्धांतों के बारे में, तो तथ्य और सिद्धांत भी आगे चल के एक हो जाते हैं और दोनों एक दूसरे को गाइड करने का कार्य करते हैं, दोनों एक दूसरे को आगे बढ़ाने का कार्य करती है। फैक्ट से हम थ्योरी निकालते हैं और थ्योरी से ही हम फैक्ट को निकालते हैं, यानी कि तथ्यों से ही हम किसी सिद्धांत को निकालते हैं और सिद्धांत से भी हम किसी तथ्य को निकाल सकते हैं, यानी कि एक ही सिक्के के दो पहलुओं के रूप में हम उनको देख सकते हैं। श्रीमती यंग के कथन से सामाजिक जीवन में व्यवहारिक अनुसंधान के महत्व को हम समझ सकते हैं। तो इसके हम तीन प्रकार से, अगर हम यंग के
जो भी उन्होंने कहा है उसको समराइज करना चाहें तो हम कहेंगे कि समाज के लिए उपयोगी अनेक तथ्यों के बारे में विश्वसनीय प्रमाण प्रस्तुत करना। दूसरा, मौलिक अनुसंधान के लिए उपयोगी विधियों का उपयोग और उसका विकास करना। और आगे हम देखेंगे इस प्रकार के तथ्यों और विचारों को प्रस्तुत करना जो सामान्यीकरण की प्रक्रिया को प्रोत्साहित कर सके, यानी कि जिन चीज़ों को हम जनरलाइज कर सकें, जिन चीज़ों को समाज के एक बड़े तबके में हम लागू कर सकें। जब भी हम बात करते हैं सामान्यीकरण की, तो उदाहरण के रूप में आपने एक गांव पे कोई स्टडी की, तो अब इस गांव की स्टडी को अगर आप जो उस जिले के और गांव हैं उनमें भी अगर लागू कर पा रहे हैं तो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो सामान्यीकरण हो सका है उस समय उस जो भी आपने अनुसंधान किया है। अब हम देखते हैं क्रियात्मक अनुसंधान। तो क्रियात्मक अनुसंधान वह है जो किसी समस्या या घटना के क्रियात्मक पक्ष की ओर अपना ध्यान आकर्षित करता है। गुडे और हॉट इसके बारे में लिखते हैं, ये क्रियात्मक अनुसंधान उस कार्यक्रम का भाग लेना होता है जिसका उद्देश्य समाज में विद्यमान परिस्थितियों में परिवर्तन होता है। उदाहरण के लिए जैसे गंदी वस्तु की दशाएं होती हैं, प्रजाति तनाव या पक्षपात, तो हम इन सारी चीज़ों को किस में लेते हैं, क्रियात्मक अनुसंधान में लेते हैं। जहाँ पर गुडे और हॉट ने गंदी वस्तुओं का एक उदाहरण प्रस्तुत किया है कि इस गंदी वस्तुओं को कैसे हम यहाँ पर कल्याणकारी योजनाओं को चला सकते हैं, किस प्रकार से जो गंदी बस्तियों में रहने वाले लोग हैं उनका जीवन किस प्रकार से। तो इन सारी चीज़ों की अगर हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे क्रियात्मक अनुसंधान की, जो कि अप्लाइड रिसर्च का ही एक छोटे रूप के रूप में अगर हम याद करना चाहें तो हम याद कर सकते हैं। अगला देखते हैं सामाजिक अनुसंधान में सूचना के तथ्य। तो कहाँ से अगर आप अनुसंधान कर रहे हो तो उसमें के लिए सूचना के कुछ स्रोत होंगे, तो वो कौन कौन से स्रोत हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। तो इस पे श्रीमती यंग का विचार है कि सामाजिक अनुसंधान के स्रोत अनुसंधान प्रकृति और अनुसंधान की रुचि पर आधारित होते हैं। मतलब कि आपकी अनुसंधान की प्रकृति, रिसर्च का नेचर किस प्रकार से है और उसकी रुचि किस प्रकार से है, तो उसी अनुसार हम देखेंगे कि कौन कौन से हमारे सूचना के स्रोत है। पहला तो हमारा स्रोत हो जाता है प्रलेखी स्रोत, यानी कि डॉक्यूमेंट्री मेथड, जहाँ पर हम की जो भी डॉक्यूमेंट्स में चीज़ें उपलब्ध हैं उन चीज़ों को हम लेते हैं, जिसके उदाहरण के रूप में जैसे ऐतिहासिक विवरण। उदाहरण के लिए ह्वेनसांग जब इंडिया पे चाइना से आया था तो उसका क्या विवरण था, या फिर कोई भी जो यात्रा वृत्तांत हम देखते हैं, जो अनेक प्रथाएँ हमारी हैं उन सबको हम ऐतिहासिक विवरण के रूप में लिख सकते हैं। और अगर इसके अलावा सरकारी जो प्रकाशन है, जैसे भारत सरकार जनसंख्या रिपोर्ट प्रकाशित करती है, इसके अलावा एनएसएसओ के सर्वेज होते हैं, तो ये सारी सरकारी प्रकाशन है। इसके अलावा अन्य प्रकार जो गैर सरकारी संस्थाएं हैं या फिर यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, डब्ल्यूएचओ के द्वारा रिपोर्ट्स पब्लिश की जाती हैं, वो हम देखते हैं कि डॉक्यूमेंट्री जो हमारे सोर्सेस हैं उसमें हम देखने को मिलते हैं। इसके अलावा विद्वानों द्वारा लिखित ग्रंथ, जिनको कि हम ऐतिहासिक विवरण के रूप में जान सकते हैं। अगला देखते हैं सर्वेक्षण प्रतिवेदन, जो भी सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं के द्वारा महत्वपूर्ण से समय से अनेक सर्वेज किए जाते हैं, अनेक सर्वेक्षण किए जाते हैं और उनकी एक रिपोर्ट तैयार की जाती है। तो और उन रिपोर्ट का प्रकाशन जब किया जाता है तो उसको अगर हम ले रहे हैं तो वह सूचना प्राप्ति का एक प्रलेखीय स्रोत है। इसके अलावा यात्रा वृत्तांत, संस्मरण जिसमें कि जीवनियाँ, पत्र, डायरी आदि को लिया जाता है। उपयुक्त प्रलेखी स्रोतों की सहायता से सामाजिक अनुसंधानकर्ता अपने विषय से संबंधित तथ्यों का संकलन करता है। इसके अलावा जो फील्ड सोर्स हैं, जहाँ पर अनुसंधानकर्ता स्वयं जाकर प्राथमिक आंकड़ों का संग्रह करता है, क्षेत्रीय स्रोतों को निम्न भागों में हम विभाजित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे अवलोकन है, प्रश्नावली है, इसके अलावा अनुसूची है और अन्य सूचनाएं हम ले सकते हैं। तो अवलोकन जब क्षेत्रीय स्रोत का पहला मौलिक आधार है, इसमें जो अनुसंधान करता होता है स्वयं क्षेत्र में जाकर समस्या के बारे में जानकारी लेता है और इसको हम अवलोकन एक प्रत्यक्ष विधि है। इसकी सहायता से अध्ययन समूह की अनेक समस्याओं, विधियों, कार्यप्रणालियों आदि की जानकारी प्राप्त होती है। और प्रत्यक्ष अवलोकन की सहायता से पूर्व अध्ययनों का सत्यापन भी किया जाता है। अगर उस क्षेत्र में किसी और ने अध्ययन किया हो तो क्या वो अध्ययन सही था, क्या वो अध्ययन में कोई कमियां तो नहीं थी, तो उन सारी चीज़ों को भी हम वहाँ पर वेरीफाई कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा जो माध्यम आ जाता है वो आता है प्रश्नावली। तो प्रश्नावली प्रत्यक्ष अवलोकन के अतिरिक्त क्षेत्रीय स्रोत का दूसरा महत्वपूर्ण साधन है। और जब बहुत बड़ा क्षेत्र हो और अनुसंधानकर्ता के लिए वहाँ तक पहुँचना दूभर हो जाए तो वह डाक द्वारा क्या करता है, वहाँ पर प्रश्नावली भेज के जानकारियाँ इकट्ठा कर सकता है। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ यह होती है कि वहाँ की जनसंख्या जो होनी चाहिए वो शिक्षित होनी चाहिए, तभी वह प्रश्नावली में पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर दे सकते हैं। नेक्स्ट अनुसूची है। अनुसूची एक प्रश्नों की वह तालिका है जिसे डाक से न भेजकर अनुसंधानकर्ता स्वयं फील्ड में जाके वो जानकारी को भरता है और व्यक्तियों से ऑब्जर्वेशन के माध्यम से उनके हाव भाव भी उसको मिल रहे होते हैं, तो वहाँ पर जो सटीकता होती है आंकड़ों की वो कहीं अधिक हो जाती है प्रश्नावली की तुलना में।
इसके अलावा अन्य सूचनाएं जिनको कि हम देख सकते हैं, जो व्यक्तियों की वो तलाश करता है जिनसे उन्हें सूचनाएं ले होती है, तो उसको हम अन्य स्रोतों में ले सकते हैं। तो अगर हम इसके फ्लो चार्ट के माध्यम से देखना चाहें तो हम सामाजिक अनुसंधान में सूचना के स्रोत एक तो प्रलेखी स्रोत है और दूसरा स्रोत है क्षेत्रीय स्रोत। प्रलेखी स्रोत में ऐतिहासिक विवरण, सरकारी प्रकाशन, अन्य प्रकाशन, विद्वान द्वारा लिखित प्रकाशन, सर्वेक्षण, प्रतिवेदन, यात्रा संस्मरण, संस्मरण, अवलोक और क्षेत्रीय स्रोतों में अवलोकन, प्रश्नावली, अनुसूची और अन्य सूचनाओं को हम ले सकते हैं। सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। आपका दिन शुभ रहे।